आपकी लव लाइफ कैसी होगी? यदि आपको प्रेम हो गया है तो उसके अंदर तनाव क्यों है? यदि आपके प्रेम में बहुत ज्यादा समर्पण है, उसका कारण क्या है? और यदि आपके प्रेम में नीरसता है, प्रेम है लेकिन कहीं ना कहीं नीरसता दिखाई देती है, उसका कारण क्या है? यह सब कुछ आपके नक्षत्रों में छुपा हुआ है। यानी कि आपके नक्षत्र किस नक्षत्र के साथ में अच्छा मेल बनाते हैं, संगति बनाते हैं, यह जानना आवश्यक है। हो सकता है आपका चुनाव गलत हो गया हो। जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में जो आया है उसका नक्षत्र आपके नक्षत्र से मेल खाता हो सकता है तटस्थ हो सकता है असंगति हो। टकराव का कारण यही तो नहीं, कहीं नीरसता का कारण कुछ ऐसा ही तो नहीं बनता है। यदि है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे आपके नक्षत्र की कंपैटिबिलिटी किस नक्षत्र से बनती है। पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल के आज के वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं नक्षत्र कंपैटिबिलिटी की, यानी कि आपके नक्षत्र को हम यह देख रहे हैं कि किस नक्षत्र से वह मेल खाता है या उसका मेल नहीं बन रहा है, या कोई नक्षत्र आपके नक्षत्र के साथ तटस्थ है तो वह कौन से नक्षत्र हैं। इससे पूर्व में हम ज्येष्ठा नक्षत्र तक की चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले हमने इस बात को समझा कि नक्षत्रों की कंपैटिबिलिटी की आवश्यकता क्यों है। वह हमारा पहला वीडियो था इस सीरीज में। यहां उसका लिंक आपको आई बटन में क्लिक करने से मिल जाएगा और आप उसे देख सकते हैं। फिर हमारी बात होती है सभी नक्षत्रों की कंपैटिबिलिटी की। द्वितीय वीडियो में हमने अश्विनी से लेकर अश्लेषा नक्षत्र तक के जातकों के लिए कंपैटिबिलिटी की चर्चा की। तृतीय वीडियो में हमने मघा से लेकर ज्येष्ठा तक के जातकों के लिए चर्चा की। तो आज हम जानेंगे कि मूल से लेकर रेवती नक्षत्र के जो जातक हैं उनके लिए किस प्रकार के नक्षत्र कंपैटिबल हैं, किस प्रकार के नक्षत्र इनकम्पैटिबल हैं और किस प्रकार के नक्षत्र तटस्थ हैं। यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। यकीन जानिए यह शास्त्रोक्त ज्ञान है, साथ ही साथ इसमें हम अपने अनुभव को भी शामिल करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो प्रारंभ करेंगे हम मूल नक्षत्र से। मूल नक्षत्र स्वामी केतु, यह धनु राशि के अंतर्गत आता है और यदि स्वभाव की बात करेंगे तो इनका स्वभाव बहुत गूढ़ यानी गहरा होता है, परिवर्तनकारी होता है और विचारधारा स्वतंत्र होती है। यदि इसके अनुकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो आर्द्रा, अश्लेषा और शतभिषा। आर्द्रा की बात करेंगे तो गहरी खोज और सत्यनिष्ठा में आपको साम्यता प्राप्त होगी। अश्लेषा की बात करेंगे तो रहस्यवाद और गहराई में मेल दिखाई देगी। और यदि शतभिषा की बात करेंगे तो उद्घाटन और चिकित्सा की दिशा में सहयोग देखा जा सकता है। प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो रोहिणी, भरणी और पुष्य नक्षत्र। रोहिणी में मुलायमता और कोमलता में असहमति होती है, भरणी में भावनात्मक तीव्रता में टकराव होता है और पुष्य में एक ओर स्थायित्व की ऊर्जा होती है और दूसरी ओर विनाशक ऊर्जा होती है। तटस्थ नक्षत्रों की बात करेंगे तो अनुराधा, चित्रा और स्वाति। अनुराधा में दोनों की गंभीरता समान होती है पर दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। चित्रा में ऊर्जा समान होती है, दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं और स्वाति में स्वतंत्रता की व्याख्या ही अलग होती है। फिर बात करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की, तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति बनता है और यह धनु राशि के अंतर्गत ही आता है। स्वभाव की बात करेंगे तो निर्णायक होते हैं, बड़े उग्र होते हैं, लक्ष्य सिद्धि के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, क्योंकि यहाँ धनु राशि की ऊर्जा भी आप देख सकते हैं। अगर अनुकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो मघा, उत्तराषाढ़ा और अश्विनी अनुकूल नक्षत्र माने जाएंगे। मघा परंपरा और नेतृत्व दोनों में समानता देखी जा सकती है। उत्तराषाढ़ा में लक्ष्य को साथ में प्राप्ति करने के लिए समन्वय बनता है और अश्विनी में ऊर्जा और तत्परता का मेल बनता है। यदि प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो अनुराधा, स्वाति और शतभिषा। अनुराधा की बात करेंगे तो भावनात्मक उलझन और कठोरता देखी जा सकती है। स्वाति की बात करेंगे तो एक ओर स्वतंत्रता की चाह होती है तो दूसरी ओर प्रतिबद्धता होती है। और यदि शतभिषा की बात करेंगे तो गहराई और अस्पष्टता देखी जा सकती है। तटस्थ नक्षत्रों की बात करेंगे तो धनिष्ठा, चित्रा और पुनर्वसु।
धनिष्ठा एक और व्यवहारिकता होती है, एक और चंचलता होती है। चित्रा सौंदर्य और आवेग में मतभेद होता है। पुनर्वसु पुनर्निर्माण की प्रवृत्ति में असमंजस बनता है। फिर बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है और यह धनु और मकर राशि के अंतर्गत आता है। यानी प्रथम चरण धनु राशि में होता है, बाकी के 3 चरण मकर राशि में होते हैं। स्वभाव की बात करेंगे तो स्थिर स्वभाव के होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं और लक्ष्य केंद्रित होते हैं। जब हम इसके अनुकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद, श्रवण और भरणी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में धैर्य और स्थिरता में समानता होती है, सौम्यता बनती है इनके अंदर। श्रवण की बात करेंगे तो ज्ञान और परंपरा में सामंजस्य बनता है। भरणी की बात करेंगे तो कर्तव्य परायणता और सहिष्णुता का मेल बनता है। प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो मूल, अश्लेषा और ज्येष्ठा। क्योंकि मूल में एक ओर उग्रता है, दूसरी ओर स्थिरता है, इसलिए विरोध उत्पन्न हो जाता है। अश्लेषा में एक ओर गहराई है, दूसरी ओर स्पष्टता है, तो यहाँ भी टकराव देखा जा सकता है। ज्येष्ठा में वर्चस्व का संघर्ष हो सकता है। अगर तटस्थ नक्षत्रों की बात करेंगे तो चित्रा, स्वाति और अनुराधा। चित्रा के साथ में सौंदर्य दृष्टि पर मतभेद हो सकता है। स्वाति के साथ एक ओर स्वतंत्रता है, दूसरी ओर अनुशासन है। अनुराधा में एक ओर भावनात्मकता है और दूसरी ओर ठोस दृष्टिकोण होगा। फिर हम बात करेंगे श्रवण नक्षत्र की। तो श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्र और यह मकर राशि के अंतर्गत आता है। स्वभाव की बात करेंगे तो यह श्रोता होते हैं, सुनने की क्षमताएं होती हैं इनके, ज्ञानी होते हैं, परंपरावादी होते हैं, सुनकर सीख लेने वाले होते हैं। अगर अनुकूल नक्षत्र की बात करेंगे तो रोहिणी, उत्तराषाढ़ा और पुनर्वसु। रोहिणी नक्षत्र के जातकों के साथ संवेदनशीलता और शास्त्र ज्ञान का सामंजस्य बैठता है। उत्तराषाढ़ा के साथ कर्तव्य निष्ठा का मेल बैठता है और पुनर्वसु के साथ में धार्मिक दृष्टिकोण में सामंजस्य होता है। प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो मूल, अश्लेषा और ज्येष्ठा। मूल की बात करेंगे तो विघटनकारी प्रवृत्ति से विरोध होता है। अश्लेषा की बात करेंगे तो जो गहराई है उसमें असहजता प्राप्त होती है और ज्येष्ठा में अनावश्यक नियंत्रण के कारण टकराव पैदा हो सकता है। तटस्थ नक्षत्रों की बात करेंगे तो चित्रा, शतभिषा और स्वाति। चित्रा बौद्धिक रुचि जो है वह समान है पर दृष्टिकोण भिन्न दिखाई देंगे। शतभिषा में एक और वैज्ञानिकता है और एक और परंपरा है और स्वाति में उदात्तता का भिन्न अर्थ बनता है, यानी कि सब्लिमिटी की बात कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है। राशि मकर और कुंभ होती है, यानी कि यहाँ पर प्रथम 2 चरण मकर राशि में और बाकी के 2 चरण कुंभ राशि में आते हैं। स्वभाव की बात करेंगे तो गतिशील होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं और समाजोन्मुख होते हैं। अनुकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो चित्रा, मृगशिरा और शतभिषा अनुकूल नक्षत्र होंगे। चित्रा सृजनशीलता में समानता देखी जा सकती है, मृगशिरा में गतिशीलता में साम्यता देखी जा सकती है और शतभिषा में समूह कार्य में समान प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो ग्रुप वर्किंग होती है उसके अंदर इनकी समान प्रवृत्ति देखी जा सकती है। प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो ज्येष्ठा, भरणी और रोहिणी। ज्येष्ठा में संकोच और नियंत्रण की प्रवृत्ति में संघर्ष होता है। भरणी में भावनात्मकता एक ओर देखी जा सकती है, दूसरी ओर सामाजिकता देखी जा सकती है। रोहिणी की बात करेंगे तो यहाँ भीतर और बाहर का संघर्ष ज्यादा देखा जा सकता है। तटस्थ नक्षत्रों की बात करेंगे तो अनुराधा, अश्वनी और स्वाति। अनुराधा क्योंकि यहाँ भावुकता एक ओर देखी जाएगी तो दूसरी ओर व्यवसायिक दृष्टिकोण हो सकता है। अश्वनी की बात करेंगे तो ऊर्जाएं दोनों भी समान है लेकिन ऊर्जाओं का प्रभाव अलग अलग होता है। स्वाति की बात करेंगे तो यहाँ स्वतंत्रता की जो सीमाएं हैं वह भिन्न है। फिर हम बात करेंगे शतभिषा नक्षत्र की। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु, यह कुंभ राशि के अंतर्गत आता है और यदि स्वभाव की बात करेंगे तो स्वभाव रहस्य प्रिय होता है, शोधी होता है, यानी कि खोजकर्ता और एकाकी यानी एकांत की ओर इनका रुझान होता है। अगर अनुकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो आर्द्रा, अश्लेषा और धनिष्ठा। आर्द्रा के साथ इसलिए क्योंकि जो रहस्यात्मकता होती है वह समान होती है। अश्लेषा इसलिए क्योंकि यहाँ जो गहरा चिंतन होता है उसके अंदर मेल दिखाई देता है और धनिष्ठा इसलिए तो जो समूह और सेवा भाव होता है उसमें आप साम्यता देख सकते हैं। यदि प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो रोहिणी, कृतिका और भरणी। रोहिणी भावनात्मक गहराई से विरोध होता है, कृतिका अनुशासन और संरचना एक ओर होती है तो दूसरी ओर स्वच्छंदता होती है। यदि भरणी की बात करेंगे तो जो कलात्मकता है वहां भिन्नता देखी जा सकती है। तटस्थ नक्षत्रों की बात करेंगे तो चित्रा, अनुराधा और श्रवण। चित्रा
यहाँ विचारों की विविधता होती है। अनुराधा में एक और भक्ति होती है तो दूसरी ओर तार्किकता होती है। श्रवण के साथ एक और परंपरा दिखाई देगी तो दूसरी ओर विज्ञान दिखाई देगा। परंपरा यानी कि श्रवण और विज्ञान यानी कि षड्दिशा। फिर हम बात करेंगे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति। और यदि राशि की बात करेंगे तो प्रथम 3 चरण कुंभ राशि के अंतर्गत होते हैं और अंतिम चरण मीन राशि के अंतर्गत होता है। अगर स्वभाव की बात करेंगे तो यहाँ रहस्यमयता देखी जा सकती है, अंतर्मुखी होना देखा जा सकता है और तपस्या की ओर रुझान देखा जा सकता है, तपस्वी हो सकते हैं। अगर अनुकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद, पुनर्वसु और श्रवण। उत्तरा भाद्रपद इसलिए क्योंकि आध्यात्मिकता और धैर्य का संतुलन यहां बनता है। पुनर्वसु के साथ आशावाद और अंतर्मुखता का सामंजस्य बनता है। श्रवण के साथ धार्मिक प्रवृत्ति का सामंजस्य बनता है। प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो भरणी, चित्रा और धनिष्ठा। भरणी नक्षत्र में एक और सामाजिकता होती है, दूसरी ओर एकांत होता है। चित्रा में एक और विलासिता होती है तो दूसरी ओर रहस्यवाद होता है, तो विरोध उत्पन्न हो जाता है। धनिष्ठा में एक और गतिशीलता होती है तो दूसरी ओर स्थिरता होती है। तटस्थ नक्षत्रों की बात कर लेते हैं तो अश्लेषा, अनुराधा और मृगशिरा। अश्लेषा यानी कि इन दोनों की गूढ़ता, गहराई में तो समानता है पर प्रवृत्ति अलग अलग हो सकती है। अनुराधा में भक्ति का रूप अलग अलग हो जाता है। मृगशिरा की बात करेंगे तो एक ओर चंचलता है, दूसरी ओर गंभीरता है। फिर हम बात करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि बनता है और जो राशि होती है वह मीन होती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जातक शांत, गंभीर और अंतर्दर्शी होती है। अगर अनुकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो पूर्व भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा और श्रवण, क्योंकि पूर्व भाद्रपद में गंभीरता में सामंजस्यता देखी जा सकती है। उत्तराषाढ़ा में धैर्य और कार्यनिष्ठा का संतुलन बनता है। श्रवण में सत्य और परंपरा का मेल बनता है। अगर हम प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो मूल, भरणी और चित्रा, क्योंकि मूल में विध्वंसक ऊर्जा से विरोध होता है। भरणी में भावनात्मकता में टकराव हो सकता है और चित्रा में एक ओर प्रकटता होती है तो दूसरी ओर अंतर्मुखता है। तटस्थ की बात करेंगे तो अश्लेषा, अनुराधा और धनिष्ठा, क्योंकि अश्लेषा गंभीरता दोनों की समान है पर दृष्टिकोण अलग अलग है। अनुराधा एक ओर भावुकता है, दूसरी ओर स्थिरता है और धनिष्ठा में एक ओर गति है, दूसरी ओर गहराई है। अंततः हम बात करेंगे रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र स्वामी बुध, राशि मीन। स्वभाव की बात करें तो पोषणकर्ता होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं। अनुकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो श्रवण, पूर्व भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। श्रवण इसलिए क्योंकि संवेदनशीलता और धार्मिकता का सामंजस्य इनके साथ बनता है। पूर्व भाद्रपद इसलिए क्योंकि आध्यात्मिक पोषण जो है वह प्राप्त होता है और उत्तरा भाद्रपद के साथ पालन और धैर्य का मेल होता है। प्रतिकूल नक्षत्रों की बात करेंगे तो कृतिका, मघा और मूल। कृतिका यहाँ तेज अनुशासन का संघर्ष देखा जा सकता है। मघा में वर्चस्व की भावना में विरोध हो सकता है और मूल में विनाशक प्रवृत्ति से असंतुलन बैठता है। तटस्थ नक्षत्रों की बात करेंगे तो चित्रा, अनुराधा और अश्विनी। चित्रा में रचनात्मकता में समानता आप देख सकते हैं पर उद्देश्य अलग अलग देखे जाएंगे। अनुराधा में समर्पण तो है पर दृष्टिकोण भिन्न हो जाते हैं। अश्विनी में तेजी और कोमलता का संतुलन आवश्यक होता है। तो यह था मूल नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक के लिए कंपैटिबल। आप इसे चार्ट के रूप में भी बनाकर रख सकते हैं। यदि आप ज्योतिषी हैं, आप दूसरों के बारे में बताना चाहते हैं तो आप इन सभी वीडियोस में से इन सभी चीजों को नोट करके एक चार्ट बना सकते हैं और अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ स्वयं के लिए जानना चाहते हैं तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा और जो जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराई है वह कैसी लगी, कमेंट में अवश्य लिखिए। और यदि आप अपने नक्षत्र के बारे में जानना चाहते हैं और विस्तार से जानना चाहते हैं तब भी अपना नक्षत्र कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि यदि आप अपना नक्षत्र कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हम आपको पर्सनली आपके नक्षत्र के बारे में बताएंगे। यहां तक की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, सटीकता के नजदीक लगी हो तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब प्रश्न उठता है कि हमको यह सब तो पता चल गया है और
अब हमारा चुनाव भी गलत हो गया है, या हमारे जीवन में जो हमारा साथी आया है या जिससे हम प्रेम करते हैं, या हमारे अंदर जो प्रेम संबंध है, वह प्रेम संबंध तो है लेकिन कई जगह टकराव भी होता है, यानी कि कहीं ना कहीं हम नक्षत्र इनकम्पैटिबिलिटी के शिकार हो चुके हैं। तो अब क्या करें? बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, इसके भी उपाय ज्योतिष शास्त्र में ही वर्णित हैं। अगले वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि नक्षत्र कंपैटिबिलिटी दरअसल बनती कैसे है, कैसे इसे देखा जाता है, और यदि आपका चुनाव गलत हो गया हो तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं बिना अपना साथी बदले। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं गुरुत्वं कल्याणं।